अडानी के साथ आपने ठीक एग्रीमेंट किया है बांग्लादेश के साथ कि आप ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे कोयला, बांग्लादेश को बिजली देंगे, बीच में जो हमको प्रदूषण दे रहे हैं उसके बदले आप क्या देंगे? तो आपका जो सीएसआर फंड है वो गोड्डा में क्यों खर्च ना हो? हमारे यहाँ के वायु को आप फिल्टर करने के लिए मशीन क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? 150 करोड़ की मशीन लगा देंगे तो हमारा जो फेफड़े का रोग है वो खत्म हो जाएगा। ललमटिया में आपके पास वही है, कोयला खदान इधर है, वहां पे आप वही कर रहे हैं। आप कोयला का जो है आप उनको प्रदूषण दुनिया भर का दे रहे हैं, धूल दे रहे हैं, हमारा लंग्स खराब हो रहा है। पर उसको आप कोई उसका ये नहीं दे रहे हैं, निदान नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल दीजिए मुझे हार्ट के लिए। किडनी खराब हो रही है, यहाँ आर्सेनिक है पानी में, और दुर्भाग्य की बात है कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने के बाद भी कोरोना काल में हमारे सांसद आर्सेनिक बांट रहे थे। ऑलरेडी आर्सेनिक हमारे पानी में जाता है भाई, अति किसी चीज की भी जो है नुकसानदायक होती है। तो आप ये एक बौद्धिक दृष्टि से काम करेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि कहां से कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं गोड्डा लोकसभा की जनता को कहूंगा कि आप बाहर जाना बंद कर दीजिए। आपकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आपकी चीजें उजड़ रही हैं, ऐसी उजड़ रही हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है 49 लाख रुपए एकड़ खरीदता है जमीन, और दूसरा ही उसी के बगल में सड़क के पार में 9 लाख एकड़ खरीदता है। 9 लाख एकड़ बेच करके आप ब्रिटेन में जाके क्यों बसे हैं साहब? तो इस बार सर गोड्डा लोकसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश झा है और मैं पंडा समाज देवघर से हूँ। और हम लोग हमारी खेती बाड़ी जो है वो बौसी के पास में गुड़िया गांव में है। और मैं पत्रकारिता, फिल्म, टेलीविजन, रंगमंच, ये सब माध्यम से जुड़ा हुआ रहा हूँ। और बीबीसी में मैंने लास्ट मेरी जॉब की थी एज ए जर्नलिस्ट। और यहाँ तक फिल्म और टेलीविज़न की बात है तो बाजा नाम की एक फिल्म है, 2003 में उसको नेशनल अवार्ड मिला था, बच्चों की फिल्म है। मैं उसमें चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। और बहुत सारे कॉमर्शियल फिल्मों को भी मैंने किया है सोहेल खान प्रोडक्शन वगैरह के साथ मिल करके। और रंगमंच में मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने मीता वशिष्ठ के साथ मिलकर के एक नाटक लिखा था, ललदेद। कश्मीर की वो संत थी 14वीं सदी की। वो आज 21 साल उसके पूरे हो गए हैं और पूरे देश में उसका मंचन होगा एनएचडी की ओर से, वह बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ कि रंगमंच के क्षेत्र में है। मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे हैं। जिस आंगन न हो बिटिया मेरा एक बहुत प्रसिद्ध सीरियल रहा है जिसका मैं राइटर रहा हूँ। प्रतिज्ञा हुआ, या फिर कर्तव्य के कई एपिसोड हुए, मैंने डायरेक्ट भी किए हैं। झांसी की रानी वही डायरेक्ट किया है 3rd यूनिट को। तो ये मेरा एक प्रोफेशनल करियर है। तो ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपके पास से? हाँ, कैसे लोग आपको वोट देंगे? नहीं, चुनाव लड़ने का विचार इसलिए आया कि पिछले 2 सालों में 55 लोगों की डेड बॉडी मैंने मुंबई से भेजी है संथाल परगना। संथाल परगना के जो मजदूर थे, और वो उसमें से मुझे दुख है कि कोई भी व्यक्ति जो था ना वो 35 साल से अधिक उम्र का नहीं था। सबसे छोटा जो था वो 17 साल का लड़का था जिसकी बॉडी हमको भेजनी पड़ी। लोग यहाँ से काम करने के लिए वहाँ जाते हैं, दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, झारखंड गवर्नमेंट ने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो हमने ये सोचा कि जब कोई व्यक्ति, आप यदि जॉब नहीं दे पा रहे हैं, कोई कारण हो सकता है, तो पंचायत में अगर उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो एज पर लेबर रूल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन उसका हुआ तो जो पंचायत का वो रहने वाला है, तो वो पंचायत जिस राज्य में है उस राज्य की सरकार उसको 50,000 रुपया उसके परिवार को मुआवजा देगी। जहां वो व्यक्ति मरा उस राज्य की सरकार वहां रजिस्ट्रेशन रहे या नहीं रहे, इसके बेस पे यदि ये प्रूफ हो गया कि वो उस राज्य में था, और चूंकि डेड बॉडी होती है तो पोस्टमार्टम वगैरह के बाद ही आप उसको भेज सकते हैं, तो वो प्रूफ ऑलरेडी है, तो वो राज्य भी 50,000 देगा। और दोनों मिलकर के जो 50,000 देते हैं तो भारत सरकार 50,000 रुपया नगद और 50,000 रुपया उसको काइंड के रूप में, मतलब बच्चों की शिक्षा वगैरह के रूप में, या किसी को जॉब में असिस्टेंट के हिसाब से, मतलब लगभग 2 लाख रुपया एक मजदूर को मिल सकता है जो यहाँ के मजदूरों को नहीं मिलता है। मैंने कई जगह पे बात की, मैंने बीजेपी में भी बात की, बाहर के लोगों से भी बात की, कई सांसदों से चर्चा किया कि कुछ नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि सांसद को उनके क्षेत्र में हर विधानसभा में एक कार्यालय चलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। कोई सांसद यहाँ कार्यालय अपना नहीं चलाता। यदि वो कार्यालय चलाते तो यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं होती, मुआवजे में दिक्कत नहीं होती। कोई व्यक्ति यदि जटिल रोग से पीड़ित है, जैसे अभी कैंसर वाले का एक मेरे पास बार बार फोन आता है, रास्ते में चलते हुए मैंने उसका अरेंजमेंट किया,
तो कैंसर पेशेंट को 3.5 लाख रुपया मुख्यमंत्री कोष से दिलवा देंगे, 3.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री कोष से दिलवा देंगे। करना आपको क्या है, एक चिट्ठी लिख के देनी है, उसका पूरा डिटेल लगाकर मेडिकल रिपोर्ट देनी है। तो ये सारी सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिल रही है। और आप यदि हमसे कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं मेरे क्षेत्र में चल रही हैं, तो मैं माफी चाहता हूं कि 19 लाख लोग आपके क्षेत्र के क्यों महाराष्ट्र में आके काम कर रहे हैं। मतलब या तो आप पैसे को बर्बाद कर रहे हैं या आपकी सोच में कहीं गड़बड़ी है। यहाँ पे मुझे मार्गदर्शन मिलता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से, दीनदयाल उपाध्याय जी से, जिन्होंने ग्रामीण स्वराज की बात की है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की है। और हमारे यदि हम देखने जाएं कि 1785 के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी, जितने लोगों ने लूटा, बार बार हम सोने की चिड़िया क्यों थे? क्योंकि हमारी व्यवस्था जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। हमारी व्यवस्था में मुद्रा का संचालन यदि होता था या राजनीति का संचालन होता था तो मंदिरों से होता था। तो मेरी एक पुस्तक आ रही है, आस्था का अर्थशास्त्र। उसके लिए मैंने 300 शहरों का भारत का अध्ययन किया है, उसमें पूरा डेटा दिया है। और वो अध्ययन करते हुए मुझे लगा कि भाई आप जो चीजें दे रहे हैं विकास के नाम पे, वो विकास है नहीं। मुझे जिस चीज की जरूरत नहीं है आप मुझे वो दे रहे हैं, मेरी किसके काम का नहीं है। जो मेरी जरूरत है वो आपके समझ में नहीं आ रही है इस बात के लिए, क्योंकि आप यदि वो लाते हैं तो आप मान लीजिए कि 1 करोड़ की योजना लाएंगे तो उसमें क्या आपका बचेगा। आप तो ला रहे हैं कि भाई 300 करोड़ में यदि 2% भी मिला तो 60 करोड़ रुपया हो जाता है। तो मैं इन सारे चीजों का विरोध करने के लिए और लोगों से ये बात करने के लिए कि आप ग्रामीण स्वराज की बात कीजिए, आप अपने तालाबों को जीवित कीजिए, कुओं को जीवित कीजिए, अपने खेतों को जीवित कीजिए। हम कृषि अर्थव्यवस्था है, हम यूरोप की तरफ कंगाल नहीं है, हमारे पास मिनरल्स है। यूरोप है जो कि मार्केटिंग पे और ट्रेडिंग पे जिएगा, मैं क्यों जीऊंगा। तो भारत का जो पुरातन परंपरा उसकी रही है, अर्थव्यवस्था रही है, जीवन शैली रही है, उसको पुनः लोगों के बीच में ले जाने के लिए, उनको विकास का मार्ग अपने अंदर से दिखाने के लिए। और मेरी पूरी योजना है ये भारत सरकार की जैसे 290 योजनाएं हैं, राज्य सरकारों की 80-85 योजनाएं हैं, उसका 40% भी अगर आप इम्प्लीमेंट करवा देते हैं तो आपका हर पंचायत आत्मनिर्भर हो जाएगा, हर पंचायत इनकम टैक्स देगा। आप वो नहीं करके आप दुनिया भर का कर्ज ला रहे हैं, वो कर्ज तो हमको ही देना पड़ता है। आज मेरा एक बच्चा यदि गोड्डा में पैदा होता है, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में, तो वो 3.5 लाख 4 लाख रुपए का कर्ज लेके पैदा हो रहा है। आप टैक्सेशन से लेते हैं, आप डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते, इनडायरेक्ट लेते हैं, मुझसे सामानों की कीमतों पे लेते हैं आप। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी जेनेरिक की जो दवाइयां हैं, 15 रुपए की दवा आपको कैसे मिल सकती है भाई? 120 रुपए में उसका लिखा हुआ है, उसे 15 रुपए में या 30 रुपए में क्यों बेच रहा है वो? 15 रुपए यदि कीमत है तो 15 रुपए ही क्यों नहीं है लिखा हुआ? 120 लिख करके वो 90 रुपए पे क्यों बेच रहा है? तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर के मैं काम करना चाहता हूं, और ये इसके लिए लोकसभा चुनाव जो है उसका माध्यम है। सर, गोड्डा लोकसभा चुनाव में आप पहली बार उतरा था, जनता को किस रूप में आप आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे जनता के पास? मैं जन जन तक अपनी इन्हीं बातों को लेकर के जा रहा हूं कि आप पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाइए, और उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पंचायत अपने आप में इतने सक्षम है। आपके यहाँ क्या है कि मान लीजिए कि आप 1500 एकड़ जमीन का एक पंचायत है, तो भारत सरकार आपको 150 करोड़ रुपया देने के लिए बाध्य है एज पर रूल, क्योंकि आपके यहाँ से जब उसकी इनकम देखेंगे आप तो वो 1700 करोड़ रुपए के लगभग की इनकम होती है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिनरल पे जो काउंटिंग होती है। अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फेडरेशन का पैसा आपके पास नहीं आता है। 5000 करोड़ रुपया गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को मिलना चाहिए मिनरल के लिए, और वो 5000 रुपये गाँव में बढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अडानी के साथ आपने ठीक एग्रीमेंट किया है बांग्लादेश के साथ कि आप ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे कोयला, बांग्लादेश को बिजली देंगे, बीच में जो हमको प्रदूषण दे रहे हैं उसके बदले आप क्या देंगे? तो आपका जो CSR फंड है वो गोड्डा में क्यों खर्च ना हो? हमारे यहाँ के वायु को आप फिल्टर करने के लिए मशीन क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? 150 करोड़ की मशीन लगा देंगे तो हमारा जो फेफड़े का रोग है वो खत्म हो जाएगा। ललमटिया में आपके पास वही है, कोयला खदान इधर है, वहां पे आप वही कर रहे हैं। आप कोयला का जो है आपको प्रदूषण दुनिया भर का दे रहे हैं, धूल दे रहे हैं, हमारा लंग्स खराब हो रहा है, पर उसको आप कोई उसका ये नहीं दे रहे हैं, निदान नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल दीजिए मुझे हार्ट के लिए। किडनी खराब हो रही है, यहाँ आर्सेनिक है पानी में, और दुर्भाग्य की बात है कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने के बाद भी कोरोना काल में हमारे सांसद आर्सेनिक बांट रहे थे। ऑलरेडी आर्सेनिक हमारे पानी में जाता है भाई, अति किसी चीज की भी जो है नुकसानदायक होती है। तो आप ये एक बौद्धिक दृष्टि से काम करेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि कहां से कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। पंचायत की हमारी व्यवस्था थी, हमारी कृषि व्यवस्था जो थी, हमारी गवर्नेंस थे, उसको खत्म कर दिया आपने। आप हमें ट्रैक्टर से खेती करने के लिए सिखाए, 30 साल में क्या हो गया?
40% बंजर भूमि भी बढ़ी है भाई। खेती की भूमि यदि 100 एकड़ थी तो 40 एकड़ उसमें बंजर हो गई है। अब यूरिया पे यूरिया आप देते जाते हैं, आपको प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। तो वापस आप गुड़, जो हम लोग सड़ा हुआ गुड़ जो होता था, जिसको मवेशी भी नहीं खाते थे, उसको गोबर में घोल करके हम खेतों में डालते थे ना, जैविक खाद वही बनता था ना। हम घर में तेल चुआते थे तो खल्ली उसमें मिक्स करके देते थे। सड़ा हुआ दही जो है, खट्टा दही, उससे हम खेती का उपचार करते थे। अमरूद यदि है या आम है, वो फल अगर हमारे पास प्रॉपर नहीं आ पा रहा है तो हम क्या करते थे? सुहाग उसमें डाल करके ये करते थे। फसल हम काफी लेते थे, हमारी जरूरत की चीजें पूरी होती थी। आप हमारे खेतों को मार देंगे, हमारे तालाबों को मार देंगे, कुएं को मार देंगे। अब नालियां देखिए आपके बना रहे हैं, नीचे भी आप ढाल देंगे और ढाल करके आप गोड्डा शहर से बाहर पानी ले जाएंगे। गोड्डा शहर में रोजाना मान लीजिए कि 200 गैलन पानी का हम खपत कर रहे हैं। अब 200 गैलन पानी हम खपत कर रहे हैं तो 20 गैलन हमारे शरीर में जाएगा ना। 80 तो हम उत्सर्जित कर रहे हैं। चाहे हम नहाने के तरीके से, मलमूत्र के तरीके से, किसी तरीके से 80 हमने भेजा, वो 80 आपने गोड्डा शहर से बाहर ले जा करके 40 किलोमीटर दूर फेंक दिया। मतलब ये गोड्डा शहर की जमीन तो बिल्कुल बंजर हो गई, इसके अंदर तो पानी रहा नहीं। अब आप क्या करेंगे कि वो पानी वहां फिल्टर करेंगे, अब उसका टेंडर निकालेंगे कि गोड्डा वालों को पानी पिलाना है। मतलब मेरे घर का पैसा आप लूटने का ही तरीका बना रहे हैं। ये योजना तो नहीं है ना विकास की। आप यदि जहां पे देखिए, जहां पे आपने ढक दिया नाली, 2 साइड से आपने ढक दिया ताकि इधर न जाए, जमीन में तो पानी जाता। अरे नहीं, कुछ तो कम से कम हर 25 फीट पे तो आप एक सॉकपिट बना सकते हैं। अगर भूजल चला जाए तो हमारा भूजल स्तर ऊपर आ जाएगा। 1985 में मैं पंजवारा आया था। आज गुजरते हुए मुझे पता चल रहा है कि भाई वहां 150 फीट नीचे में पानी, बगल में नदी बह रही है साहब, नदी बह रही है, वहां पे आज 150 फीट नीचे में पानी है। हम लोग, मुझे याद है वो चुआड़ी हम लोग कहते थे उसको, आपको पता नहीं आप क्या कहते थे। हम बालू से ऐसे हटाते थे, कितना मीठा पानी पीते थे हम। खेलने के लिए फुटबॉल आते थे, वहां चुआड़ी में पानी पीते थे। वहां सबलपुर वालों का वहां थोड़ा सा बगीचा हुआ है, उजाड़ के फल वल खा लेते थे और उधर से हम लोग मंदार पहाड़ होते हुए निकल जाते थे। ये चीजें हमारी खत्म कर रहे हैं आप। तो आप योजना जो है वो विकास की बना रहे हैं या विनाश की बना रहे हैं? इन बातों को लेकर के मैं लोगों के बीच जा रहा हूं और लोगों को मैं यही बता रहा हूं कि आपको सरकार से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सरकार को ये बताना कि तुम अपनी बदतमीज योजनाएं जो अपने पास रखो, मेरी जो जरूरत है वो दो मुझे। हमें एयरपोर्ट की जरूरत क्या थी भाई? आपने 650 करोड़ रुपया वहां लगा दिया। 650 करोड़ रुपए में अगर आपने 4 यूनिवर्सिटी खोल दिया होता तो हमारे बच्चे मजदूरी करने के लिए नहीं जाते। जिस कलीम मियाँ का पूरा एक खानदान था परबत्ती में, भागलपुर में, जो बहुत महीन रेशम का जो है ना कपड़ा बुनता था, वो सारे लोग मेरठ क्यों शिफ्ट कर गए भाई? जो व्यक्ति 3000 रुपया मीटर कपड़ा बुनने का लेता है, वो पूरा परिवार मेरठ क्यों शिफ्ट कर गया? हमारे यहाँ वो आर्ट क्यों नहीं रह गई? धोती बनता था या लुंगी बनता था टहुआ में, वो खत्म हो रहा है। पावर लूम आप लगा रहे हैं, लोगों के हाथ रोजगार आएंगे कहां से? रोजगार के जो पारंपरिक साधन है जो हमारे वातावरण के हिसाब से, वो तो आपने खत्म कर दिया। तो ये सारे विषय को लेकर के चलना पड़ेगा जनता के पास। और कोई आवश्यक नहीं है कि आप संसद में जाएं, जरूरी यह है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं। उद्देश्य ये है कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अपनी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक परंपरा हमारी जो रही, जो कौटिल्य से भी पहले की है, कौटिल्य ने तो उसका ग्रंथ के रूप में उपयोग किया। आप वेदों में देखने जाए तो आपको पता है पानी कितने प्रकार का है। मैं गुरुकुल पे एक किताब लिखते हुए रिसर्च कर रहा था जब, तो मुझे पता चला, भारतीय शिक्षा पद्धति पे मैं काम कर रहा था, मुझे पता चला कि विज्ञान की किताबों में मैंने 4 तरीके का पानी पढ़ा। मीठा जल, खारा जल, भारी जल, यही ना, और एक मैं भूल रहा हूं। और जब मैं शोध कर रहा था तो ऋग्वेद पढ़ते हुए मुझे पानी के 101 प्रकार मिले। और पानी से हम पूरे शरीर का उपचार कैसे कर सकते हैं? मुझे सर्दी हो जाए तो पानी का टेम्परेचर कितना रखूं? औषधि लेने की जरूरत ही नहीं मुझे बाहर से। तो ये सारी चीजों को आप खत्म करके आप मुझे क्या दे रहे हैं? केमिकल, जो मेरे लीवर को, किडनी को, सबको खराब करे। उसके बाद आपका एक मेडिकल सिस्टम जो है वो चले, वहां से आपकी कमीशन है। ये हमारी जिंदगी नहीं है साहब। भारत की
पुरातन व्यवस्था को अगर पुनः ले आया जाए तो हमको विश्वगुरु बनने की आवश्यकता नहीं, हम ऑलरेडी विश्वगुरु हैं ही। पूरी दुनिया जैसे पहले हमारे पास आती थी सीखने के लिए वैसे ही आएगी। तो ये सारी बातें मैं जनता के बीच ले जाकर के कहता हूँ। नॉमिनेशन कब कर रहे मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर रहा हूँ, 10 मई को। हाँ, मैं 12:30 1 बजे तक नॉमिनेशन कर लूंगा, क्योंकि 1 बजे के बाद बड़ा जुलूस आने वाला है यहाँ पे किसी का। हाँ, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 12:30 बजे तक मेरा नॉमिनेशन हो जाए। लोकसभा जनता से लास्ट में क्या कहना चाहिए? मैं गोड्डा लोकसभा की जनता को कहूंगा कि आप बाहर जाना बंद कर दीजिए। आपकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आपकी चीजें उजड़ रही हैं, ऐसी उजड़ रही हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है 49 लाख रुपए एकड़ खरीदता है जमीन, और दूसरा ही उसी के बगल में सड़क के पार में 9 लाख एकड़ खरीदता है। 9 लाख एकड़ बेच करके आप ब्रिटेन में जाके क्यों बसे हैं साहब? आप अपनी चीजों को मत बर्बाद करें। आप अपनी चीजों की रक्षा के लिए अपने शहर से बाहर ना जाएं। हमारी परंपरा रही है 25 किलोमीटर के अंदर में हमको रोजगार नहीं मिलता है तो वो रोजगार हमारे काम का नहीं है। 25 किलोमीटर से दूर रोजी रोटी के लिए किसी को नहीं जाना चाहिए अपने मूल स्थान से।